Previously, we discussed about institutional review boards and highlighted the role and importance of informed consent in research. In this lecture, you will learn about ethics regarding deception and debriefing. We will also have a look on ethics related to the use of animal in research, and we will focus on the ethics of reporting, writing, reviewing and publishing research. In this lecture, we will be discussing remaining 9 substandards out of 15 standards related to research and publication, including deception in research, debriefing, human care and use of animal in research, reporting research results, plagiarism, publication credit, duplicate publication of data, sharing research data for verification, and reviewers. Let's have a look on the standard 8.07 Deception in Research. Before going into the detail of this standard, first of all, you need to understand what is the deception. As the word deception indicates, it's about deceiving or misleading someone. So deception is basically the explicit misstatement of the facts and the provision of information that actively mislead subjects regarding some aspects of the study. यानी अगर हम सादा अल्फाज में देखें तो डिसेप्शन से मुराद ये है कि रिसर्च से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को रिसर्चर सही प्रोवाइड ना करे या इस तरह पेश करे कि पार्टिसिपेंट रिसर्च का असल मतलब ना समझ सकें। अक्सर रिसर्चर्स इंटेंशनली रिसर्च से मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन को विदहोल्ड कर लेते हैं या पार्टिसिपेंट को स्टडी के असल मकसद के बारे में नहीं बताते या किसी एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं बताया जाता और टीम मेंबर्स के असल रोल के बारे में नहीं बताया जाता। अगर आप इन चीज़ों को प्रीवियस एक्सपेरिमेंट से रिलेट करें तो हमने जिम्बार्डो प्रिजन एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि पार्टिसिपेंट को स्टडी का असल मकसद नहीं बताया गया था और इन्फॉर्मेशन विदहोल्ड की गई थी। इसके अलावा पार्टिसिपेंट को नहीं बताया गया था कि उन्हें उनके घरों से पकड़ा जाएगा, टीम मेंबर्स का असल रोल नहीं बताया गया था। जैसे जिम्बार्डो और मिलग्रम दोनों के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि कुछ लोग कन्फेडरेट थे जो स्टडी के बारे में जानते थे, लेकिन उनको बाकी पार्टिसिपेंट के साथ ऐसे इंट्रोड्यूस कराया गया जैसे वो भी पार्टिसिपेंट हो और उनके रोल के बारे में भी डिसेप्शन थी। मिलग्रम की स्टडी में जब भी टॉस की जाती कन्फेडरेट ही लर्नर सेलेक्ट होता, इसी तरह जिम्बार्डो की स्टडी में हर बार कन्फेडरेट ही गार्ड सेलेक्ट होता। ऑल दिस फैक्ट्स आर विदहोल्ड और मिसरिप्रेजेंट इंटेंशनली बाय द रिसर्चर्स। तो इन्फॉर्मेशन को विदहोल्ड करना या गलत अंदाज से पेश करना डिसेप्शन कहलाता है। There are two elements of deception, one is omission and other is commission. So omission, as apparent from its name, researcher omit or does not fully inform participant about important aspects of the study. फुल इन्फॉर्मेशन ना देने के साथ साथ इन्फॉर्मेशन विदहोल्ड भी की जाती है और यहाँ तक कि पार्टिसिपेंट को ये भी नहीं पता होता कि स्टडी शुरू हो चुकी है। जैसे जिम्बार्डो प्रिजन एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट को आम मुजरिमों की तरह उनके घर से अरेस्ट किया गया था और प्रिजन में ले जाया गया था, जबकि वो लाइल्म थे कि जिस रिसर्च के लिए उन्होंने कॉन्सेंट दिया था वो शुरू हो चुकी है। सेकेंड एलिमेंट ऑफ डिसेप्शन इज कमीशन, इन विच रिसर्चर गिव्स फॉल्स इंफॉर्मेशन about the investigation, either partially false information or fully false information. अगरचे कमीशन बेस्ड डिसेप्शन में पार्टिसिपेंट को पता होता है कि वो रिसर्च का हिस्सा हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें स्टडी का एक्चुअल पर्पस नहीं पता होता। रिसर्चर या तो डिसेप्शन विद ओमिशन करते हैं या डिसेप्शन विद कमीशन करते हैं, मगर कई बार डिसेप्शन विद ओमिशन एंड कमीशन दोनों ही की जाती है। लेकिन हमारे जहन में सवाल ज़रूर आता है कि डिसेप्शन कब और क्यों की जाती है। तो अक्सर डिसेप्शन करने के पीछे रिसर्चर का मेन पर्पस ये होता है कि पार्टिसिपेंट को फुली इन्फॉर्म कर देने से उनके रिस्पॉन्सेज इफेक्ट हो सकते हैं और स्टडी की वैलिडिटी इफेक्ट होगी। जिस तरह अगर हम मिलग्रम की स्टडी की मिसाल लें तो पार्टिसिपेंट को पहले से पता होता कि रियल शॉक नहीं दिए जा रहे और ये स्टडी ओबीडियंस को चेक करने के लिए की जा रही है, तो पार्टिसिपेंट हो सकता था किसी को भी शॉक ना देते या बहुत ज़्यादा शॉक देते ओबीडियंस शो करने के लिए और उनके रिस्पॉन्सेज फेक होते। इसी तरह अगर पार्टिसिपेंट को पहले से बता दिया जाए कि स्टडी में उनका ऑनेस्टी का लेवल चेक होगा तो अपने आप को या तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट शो करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा सोशल डिज़ायरेबल रिस्पॉन्सेज से बचने के लिए रिसर्चर रिसर्च के कुछ पहलू को विदहोल्ड करता है, लेकिन स्टिल डिसेप्शन यूज़ करने के लिए रिसर्चर्स को बहुत केयरफुल रहना चाहिए एंड दे शुड फॉलो एथिक्स व्हाइल यूजिंग डिसेप्शन।
Therefore, APA has provided some guidelines in this regard under Standard 8.07. Section A of this standards guide that psychologists do not conduct a study involving deception unless they have determined that the use of deceptive techniques is justified by the study's significant prospective scientific, educational, or applied value, and that effective non-deceptive alternative procedures are not feasible. तो हमने देखा कि साइकोलॉजिस्ट डिसेप्शन यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर वो डिसेप्शन यूज़ करें तो वो जस्टिफाइड हो कि डिसेप्शन करने से वाकई कोई साइंटिफिक या एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा होगा, और डिसेप्शन इसलिए यूज़ की जा रही है क्योंकि नॉन डिसेप्टिव अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं या उनको यूज़ करना मुमकिन नहीं है. Section B says that psychologists do not deceive prospective participants about research that is reasonably expected to cause physical pain or severe emotional distress. जैसा कि हमने जिम्बार्डो की स्टडी में देखा था कि डिसेप्शन की वजह से पार्टिसिपेंट ने खुद को रियल प्रिजनर्स समझना शुरू कर दिया और वो प्रिजनर्स की तरह बिहेव करने लग गए, यहाँ तक कि उन्हें स्वेयर इमोशनल डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ा. तो साइकोलॉजिस्ट को केयरफुल रहना चाहिए कि डिसेप्शन करने से पार्टिसिपेंट को किसी किस्म का फिजिकल या साइकोलॉजिकल हार्म ना पहुंचे, क्योंकि बेनिफिसेंस एंड नॉन मेलिफिसेंस का प्रिंसिपल भी हमें यही गाइड करता है कि हमें ह्यूमन राइट्स एंड वेलफेयर को प्रोटेक्ट करना चाहिए. थर्ड, सेक्शन सी ऑफ दिस स्टैंडर्ड गाइड दैट साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन एनी डिसेप्शन दैट इज एन इंटेग्रल फीचर ऑफ द डिज़ाइन एंड द कंडक्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू पार्टिसिपेंट्स एज अर्ली एज फिजिबल, प्रेफरेबली एट द कंक्लूजन ऑफ देयर पार्टिसिपेशन. यानी साइकोलॉजिस्ट अगर स्टडी में डिसेप्शन यूज़ करे तो उसे पार्टिसिपेंट को जितनी जल्दी मुमकिन हो बताना चाहिए कि डिसेप्शन यूज़ की गई थी, और सिर्फ ये ना बताया जाए कि डिसेप्शन यूज़ की गई थी, बल्कि ये भी बताया जाए कि स्टडी के किन एस्पेक्ट्स में डिसेप्शन यूज़ की गई थी. मसलन आया डिसेप्शन स्टडी के डिज़ाइन के बारे में थी या स्टडी के प्रोसीजर के बारे में थी, और जैसे ही पार्टिसिपेंट्स का रोल एंड हो यानी उनकी पार्टिसिपेशन एंड हो तो उनको बताया जाए कि डिसेप्शन कब, कहाँ और क्यों यूज़ की गई थी. And they should not inform later than at the conclusion of data collection. यानी ऐसा ना हो कि रिसर्चर रिसर्च कंप्लीट कर ले या डेटा कलेक्शन कंप्लीट कर ले, रिजल्ट्स फाइंड आउट कर ले और फिर जाके बताए, बल्कि फ़ौरन बताना चाहिए कि डिसेप्शन कब, कहाँ और क्यों की गई थी. एंड परमिट पार्टिसिपेंट टू विदड्रॉ देयर डेटा. यानी अगर पार्टिसिपेंट कंप्लीट पार्टिसिपेशन के बाद भी अपना डेटा विदड्रॉ करना चाहिए तो रिसर्चर उनको फोर्स नहीं करेगा और विदाउट परमिशन उनका डेटा यूज़ नहीं करेगा. स्टैंडर्ड 8.08 इज़ अबाउट डीब्रीफिंग. डीब्रीफिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में डिस्कस कर चुके हैं. सो डीब्रीफिंग इज़ बेसिकली अ स्टेटमेंट इन विच पार्टिसिपेंट्स आर फुली इन्फॉर्म ऑफ द ट्रू पर्पसेस ओनली आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इज़ कम्प्लीटेड. सो जब रिसर्चर रिसर्च में डिसेप्शन यूज़ करते हैं तो उन्हें पार्टिसिपेंट को डीब्रीफ करना चाहिए कि कब, कहाँ और क्यों डिसेप्शन यूज़ की गई थी. बट बिसाइड एक्सप्लेनिंग अबाउट डिसेप्शन, देयर आर सेवरल पर्पसेस ऑफ डीब्रीफिंग दैट आर एक्सप्लेन्ड इन स्टैंडर्ड 8.08. Section A of this standard says that psychologists provide a prompt opportunity for participants to obtain appropriate information about the nature, results, and conclusion of the research, and they take reasonable steps to correct any misconception that participant may have, of which the psychologists are aware. So debriefing का मकसद पार्टिसिपेंट को रिसर्च के बारे में फुली इन्फॉर्म करना होता है, यानी उनके मिसकंसेप्शंस को क्लियर करना होता है और रिसर्च के रिजल्ट्स और कंक्लूजन के बारे में भी बताया जाता है. Further, Section B highlights the importance of beneficence and non-maleficence to participants, and in doing so, the section says that if scientific or human values justifying delaying or withholding information, psychologists take reasonable measures to reduce the risk of harm. अक्सर रिसर्च के रिजल्ट्स, नेचर या कंक्लूजन के बारे में इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड करने का मकसद पार्टिसिपेंट को हार्म से बचाना होता है. फॉर एग्जाम्पल, there is a possibility that researcher may experience psychological harm, low self-esteem, or negative reactions if they are told that they committed a moral breach. As we saw in the Milgram study, when participants were debriefed that they were part of the study where shocks were not real, but they gave shocks. So this made participants embarrassed and they feel guilty that they gave shock to others. So in such situations, delaying or withholding this information can be justified
and psychologists try to reduce the risk of harm. Further, Section C is also based on the principle of beneficence and non-maleficence, and this section highlights that when psychologists become aware that research procedure or process have harmed a participant, they take reasonable steps to minimize the harm. यानी साइकोलॉजिस्ट को जब अंदाज़ा हो जाए कि रिसर्च के प्रोसीजर से पार्टिसिपेंट को किसी किस्म का साइकोलॉजिकल या फिज़िकल हार्म पहुंचा है, तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो इस हार्म को कम करने की कोशिश करें. Standard 8.9 is about human care and use of animal in research. Researchers mostly animal पर experiment करते हैं और ये experiments अक्सर human conditions को understand करने के लिए या species की life को understand करने के लिए किए जाते हैं. लेकिन जहाँ पर ह्यूमन पार्टिसिपेंट को प्रोटेक्ट किए जाने की बात की जा रही है, वहीं एनिमल्स को भी पेन और डिस्कम्फर्ट से बचाना चाहिए. सो इन दिस रिगार्ड दिस स्टैंडर्ड गाइड्स दैट साइकोलॉजिस्ट एक्वायर, केयर फॉर, यूज एंड डिस्पोज एनिमल इन कंप्लायंस विद करंट फेडरल, स्टेट एंड लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस एंड विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. यानी एनिमल्स को यूज़ करना, उनकी केयर करना या उनको डिस्पोज करना, ये सब लॉज के अकॉर्डिंग हो और साथ ही साथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना चाहिए. सेक्शन बी फर्दर एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन रिसर्च मेथड एंड साइकोलॉजिस्ट मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन द केयर ऑफ लेबोरेटरी एनिमल. इसके अलावा ट्रेनिंग के साथ साथ वो बाकी लोगों को भी केयरफुली सुपरवाइज करें और एनिमल के कंफर्ट को, उनकी हेल्थ को इंश्योर करें और ये भी इंश्योर किया जाए कि उनके साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट हो. Section C is for the psychologists who supervise animal research. So when supervising research, they should ensure that all supervisors who are using animals have received instructions in research method and in the care, maintenance and handling of species being used to the extent appropriate to their role. लिहाजा supervisor को खुद trained होने के साथ साथ तमाम supervisors को भी fully guide करना चाहिए. Further, Section 8.9D holds that psychologists make reasonable effort to minimize the discomfort, infection, illness and pain of animal subject. Psychologist को चाहिए कि animals के लिए proper healthy environment provide करें, sanitary condition सही हो, animals का regular checkup किया जाए और in case of illness उनका treatment कराया जाए ताकि किसी भी किस्म की pain, illness और infection को कम किया जा सके. So students, as ethical standard guides that psychologists should not use painful procedure, Section E further guides that psychologists use a procedure subjecting animals to pain, stress or privation only when an alternative procedure is unavailable and the goal is justified by its prospective scientific, educational or applied value. लिहाजा एनिमल को किसी किस्म के पेनफुल प्रोसीजर से गुजारना जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन सिर्फ उस सूरत हाल में जब कोई अल्टरनेट प्रोसीजर अवेलेबल ना हो या साइकोलॉजिस्ट जस्टिफाई करे कि इस प्रोसीजर को यूज़ करने से स्टडी, साइंस और टीचिंग में कुछ कंट्रीब्यूट करेगी. बट साइकोलॉजिस्ट शुड टेक अप्रोप्रिएट अप्रूवल बिफोर यूजिंग सच पेनफुल प्रोसीजर्स. फर्दर, सेक्शन F involve guidelines related to surgical procedure. This standard guides that psychologists perform surgical procedure under appropriate anesthesia and follow technique to avoid infection and minimize pain during and after surgery. तो जब भी कोई सर्जरी की जाए, साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो एनिमल को पेन से बचाने के लिए प्रॉपर एनेस्थीसिया दें और सर्जरी से पहले भी और बाद में भी एनिमल्स को इन्फेक्शन और पेन से बचाएं. यानी उनको मेडिसिन दी जा सकती हैं या कोई और रेमेडी के जरिए पेन को कम किया जा सकता है, मगर ख्याल रहे कि साइकोलॉजिस्ट को इन सब टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए एक्सपर्ट होना चाहिए. Next, under Section G, when it is appropriate that an animal's life be terminated, psychologists proceed rapidly with an effort to minimize pain and in accordance with accepted procedure. So there is a possibility कि एक्सपेरिमेंट के बाद एनिमल्स क्रॉनिक पेन सफ़र करें और किसी भी किस्म की मेडिसिन या रेमेडी से उनका ट्रीटमेंट मुमकिन ना हो, या रिसर्चर ने किसी सर्जिकल टेक्निक की एफिकेसी को देखने के लिए ऑटोप्सी की हो. तो इन सिचुएशंस में जब एनिमल को फ्यूचर रिसर्च के लिए यूज़ करना या वाइल्ड लाइफ में रिटर्न करना सेफ ना हो और लाइफ टर्मिनेशन ज़रूरी हो, तो साइकोलॉजिस्ट को वो चाहिए कि वो इमीडिएट, ह्यूमन और अप्रोप्रिएट प्रोसीजर इस्तेमाल करे ताकि सफरिंग्स को कम किया जा सके. और टर्मिनेशन का प्रोसीजर एक्सेप्टेड हो, यानी अमेरिकन वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन पैनल ऑन एथनेसिया के अकॉर्डिंग हो और डिस्पोजल भी अप्रूव्ड प्रोसीजर और लॉ के अकॉर्डिंग किया जाए.
स्टूडेंट्स, अभी तक हमने रिसर्च को शुरू करने, पार्टिसिपेंट को सिक्योर करने, रिसर्च कंडक्ट करने से रिलेटेड कुछ एथिकल गाइडलाइंस देखी थी और हमने देखा था कि ह्यूमन के साथ साथ एनिमल्स की प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब हम रिसर्च कर लेते हैं तो उसको रिपोर्ट कैसे करना चाहिए। सो द स्टैंडर्ड 8.10 इज़ अबाउट रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट। Section A of this standard highlights that when reporting result of a research, psychologists do not fabricate data. फैब्रिकेशन को ड्रे लैबिंग भी कहा जाता है, यानी रिसर्च के रिजल्ट को इंटेंशनली मिसरिप्रेजेंट करना और फेक डेटा बनाना। सो फैब्रिकेशन बेसिकली इज द कंस्ट्रक्शन एंड एडिशन ऑफ डेटा, ऑब्जर्वेशन और कैटेगराइजेशन दैट नेवर अकर्ड इन गैदरिंग ऑफ डेटा और रनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी रिसर्च के रिजल्ट्स या डेटा प्रेजेंट किया जाए जो कि एक्चुअल में ना हो और महज रिसर्चर अपने हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए फेक डेटा प्रेजेंट करें। सो फैब्रिकेशन इज कंसीडर्ड अ सीरियस फ्रॉड इन रिसर्च एंड रिसर्चर शुड नॉट प्रोवाइड फैब्रिकेटेड और फेक डेटा। Next, section B of this standard guides that if psychologists discover significant errors in their published data, they take reasonable steps to correct such errors in a correction, retraction, erratum और other appropriate publications mean. सो ये स्टैंडर्ड इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ह्यूमन एरर हो सकती हैं, लेकिन अगर साइकोलॉजिस्ट को पता चले कि उसके डेटा में कोई एरर है तो उसको करेक्ट करने के लिए अप्रोप्रिएट मीन्स यूज़ करने चाहिए। मसलन वो कंसर्न जर्नल्स को या एडिटर को रिपोर्ट करे, उन्हें ईमेल करे, राइटिंग में या प्रिंटिंग में जो भी एरर हो उसको करेक्ट करने की मैक्सिमम कोशिश की जाए। स्टूडेंट्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड, द डिस्कशन विल बी कंटिन्यूड टू टॉपिक 2।